हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और भाई, तैयारी कैसे चल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और इस तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। इसी तरह के सवाल बार बार पेपर में आ रहे हैं। और जो आपका नया सिलेबस इस बार ऐड हो गया है ज्योमेट्री, वो भी पेपर में आने लगा है। तो उसका क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, चित्र में x का मान ज्ञात करो। यहाँ पे एक आपको चित्र दिया गया है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये कंप्लीटली एक सर्कल बन रहा है। और जो कंप्लीट एंगल होता है उन सभी का जो सम होता है, योग होता है, वो 360 डिग्री होता है। तो इसी के अनुसार हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 2x प्लस 4x प्लस 4x। देखो ये एंगल है 2x 4x 4x और प्लस में 100। इन सबको जोड़ेंगे तो ये इक्वल टू 360 होना चाहिए, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट एंगल हो रहा है, पूरा सर्कल बन रहा है। यहाँ पे सोल्व करेंगे 2x 4x 4x, तो 4 2 6 और 4 10। 10x इज इक्वल टू आपका 360, और जो 100 प्लस है इधर आकर माइनस का 100 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 10x, 360 में से 100 गए, आपको बचेगा 260। तब x बराबर आपका हो जाएगा 260। और जो गुणा में होता है x के साथ वो डिवाइड में चला जाता है। 10 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो x बराबर आपका 26 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे? कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिए तो ध्यान रखना है बस आपको कंसेप्ट कि कंप्लीट जो एंगल होता है उन सभी का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। और अगर मान लो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है वो आपको कि एक लाइन देगा कंप्लीटली, और इस लाइन के ऊपर आपको यहां पर कोई एंगल दे देगा। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया उसने, यहाँ से आपको 60 डिग्री, और इस तरफ वो आपको कुछ लिख कर दे देगा। जैसे मान लीजिए उसने 3x दे दिया और पूछ लेगा कि बताओ x का मान क्या है। तो ऐसी कंडीशन में याद रखना, एक लाइन सीधी लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उन सभी का योग जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि कंप्लीट जो सम होता है वो आपका 360, और एक लाइन के ऊपर बने हुए कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप कैसे करोगे? 3x प्लस 60 लिखकर बराबर में 180 लिख लेना। तो 3x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60, जो कि आपको देगा 3x बराबर 120। तो x बराबर हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 3, 3 चौक 12, 40 डिग्री। तो इस तरह के सवाल आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। 3 घंटियां, 3 घंटी है। जो पहली घंटी 12 मिनट पर बजती है, दूसरी घंटी 14 मिनट पर, तीसरी घंटी आपके 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे सुबह 7 बजे एक साथ बजना शुरू हुई तो हमें बताना पुनः फिर से एक साथ वो कब बजेंगी। तो जब आपका इस तरह का सवाल हो जिनके बीच में समय का अंतराल दिया हो और फिर वो दोबारा एक साथ कब बजेंगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी टाइम दिया गया है उनके अंतराल का, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। उतने के ही बाद वो फिर से बजेंगी। तो सबसे पहले हमें जो तीनों घंटियों का टाइम दिया है, 12 14 और 18, इन सबका आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालना सभी बच्चों को आता है, लेकिन नहीं आता तो सीख लीजिए। 2 6 12, 2 7 14, 2 9 18। फिर यहाँ से बच्चे 2 से कैंसिल होगा, 2 3 6 7, ऐसे ही रहेगा 9। फिर आपका 3 से, 3 एकम 3 7 और 3 3 9। और फिर बच्चे इसको 3 से करेंगे 1 7 और 3 एकम 3, और उसके बाद हम इसको 7 से करेंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे हमारा एलसीएम आया वो एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, और 36 की गुणा कर लेंगे 7 में। 7 छंग आपका 42, 7 तिया 21 और 4 25, कितना हो गया? 252। तो ये बच्चे 252 मिनट के बाद फिर से दोबारा बजेंगे, क्योंकि ये भी ध्यान रखना आपको कि सारे यूनिट सेम होने चाहिए। ये मिनट में है, ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, तो हमारा जो एलसीएम आया वो भी मिनट में ही आएगा। तो ये 252 मिनट के बाद फिर से पुनः एक साथ बजेंगी। लेकिन हमारे ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 7 बजे बजी थी, पुनः कब बजेगी ये बताना है। तो ये जो 252 मिनट आया इसको हम घंटे और मिनट में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? एक मिनट को जब हम घंटे में बदलते हैं तो आपको पता है ना, एक घंटे में होती है आपकी 60 मिनट। तो इन मिनट को जब हम 60 से भाग करेंगे तो ये हमारा घंटे और मिनट में बदल जाएगा। चलिए 60 से भाग करते हैं। तो 60 से भाग करेंगे, 6 चौक 24, तो 60 चौक का होते हैं 240। तो इसको माइनस करेंगे, 2 5 में 4 गया 1, तो ये तो हो गया घंटे और ये हो गया मिनट। यानी कि 252 मिनट का मतलब हुआ आपका 4 घंटे और 12 मिनट। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पुनः 4 घंटे और 12 मिनट के बाद बजेंगी। अब सुबह जो ये चली थी वो 7 बजे जो है एक साथ बजी थी, सुबह के 7 बजे, 7 एएम पर। तो 7 एएम में 4 घंटे 12 मिनट जोड़ेंगे, तो 4 घंटे 12 मिनट जोड़ने पर 7 एएम हो जाएगा, 7 4 11, 11 बजकर 12 मिनट पर वो फिर से एक साथ बजेंगी प्रातः। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका अच्छा सवाल दिया है इस बार नवोदय में। किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती और पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होगा? तो अगर कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का मतलब कोई भी विषम संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई विषम संख्या 3 ली, उसके परवर्ती, परवर्ती का मतलब होता है उससे एक पहले, 3 से एक पहले क्या आएगा आपका 2, और उसके एक बाद, परवर्ती मतलब उससे एक पहला, उससे एक बाद का, और पूर्ववर्ती मतलब उससे एक पहला। तो 3 का जो पूर्ववर्ती है वो हो गया 2, और 3 का जो परवर्ती है वो आपका हो जाएगा 4।
और जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना मिला, हमें 8 मिला। तो मिनिमम हमारा कितना है, 8। तो कोई भी विषम संख्या आप ले लेना, उसका परवर्ती और उस पूर्ववर्ती के अगर हम गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल हमेशा 8 से विभाजित होगा। ये ध्यान रखना, आप चेक करके देख सकते हो। मान ली 3 की जगह मैंने कोई संख्या 5 ली, तो 5 का अगर मैं परवर्ती निकालूंगा तो 5 का परवर्ती उससे एक अगली संख्या 6 होगी, और 5 का अगर मैं पूर्ववर्ती की बात करूं तो उससे पहले आपका 4 आएगा, और 4 और 6 की जब मैं गुणा करता हूं तो 4 6 आपका आया 24, और 24 भी आपका 8 से पूरा पूरा कट जाता है। तो सिंपली आप इसको याद भी रख सकते हो, अगर कोई भी विषम संख्या है तो उससे एक पहली संख्या यानी कि प्रवृत्ति और उससे एक बाद की संख्या, उनका गुणनफल हमेशा 8 से विभाजित होगा। ये बात हमेशा फिक्स रहेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, ये आपका बोर्ड मास पर आधारित है। इस सवाल में आपको कहा गया है कि 25 माइनस 5, और जहां पे कोई निशान नहीं होता वहां पे गुणा का निशान होता है, 2 प्लस 3, 2 माइनस 2, 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 10 डिवाइड बाई 4 का मान क्या होगा। तो बच्चे जब हम इसको हल करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट से हल करते हैं शुरू। तो सबसे छोटा ब्रैकेट है आपका ये। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बाकी संख्या को ऐसे ही रखेंगे, 25 माइनस 5 ब्रैकेट में 2 प्लस 3, और फिर आपका मझला ब्रैकेट 2 माइनस 2, और यहाँ पे 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 में से 3 जाकर आपका 2 बचेगा। इसको रिप्लेस कर देंगे गुणा में 2 से और प्लस 5, बाकी बंद, और फिर आपका माइनस के 10, और फिर इसके बाहर भी ब्रैकेट है और डिवाइड बाय आपका लिखा हुआ है 4। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 25 माइनस 5 ब्रैकेट में 2 प्लस 3 मजला ब्रैकेट, 2 दूनी कितना हो गया आपका 4। तो यहाँ पे बच्चे 2 दूनी को आप करोगे 4, और उसके बाद फिर आप प्लस प्लस को ऐड करोगे, 5 और 2 आपका 7, और 7 में से 4 गया 3। तो यहाँ पर बच्चे आपका बचेगा 3 मजला ब्रैकेट बंद, प्लस में 5, फिर ये आपका ब्रैकेट बंद, फिर माइनस में 10, और फिर आपका डिवाइड का साइन और 4। एक एक स्टेप में एक एक उसको सोल्व करना है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, आपका 25 माइनस 5, और यहाँ पर बिग ब्रैकेट 2 प्लस 3, 3 जा कितना हो गया आपका 9 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 4। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे 25 माइनस 5, अब इसके अंदर का सोल्व करेंगे, 9 और 2 11, 11 में से 10 गया आपका 1 बचेगा, तो आपका 5 ब्रैकेट में 1 और डिवाइड बाय हमारा 4 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 25 माइनस 5 वन जा 5 डिवाइड बाय 4। 25 माइनस 5 को डिवाइड करेंगे 4 से। अब इसको हम, ये हमारा हो गया 25, 5/4 को डिवाइड करेंगे तो 5 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगाया हमने, 0 आ गया, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया आपका 2 बचा, फिर 0, 4 5 जा 20, डिवाइड करने पर ये हो गया 1.25। अब इसको माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये बच्चे माइनस करें 25 माइनस 1.25, 25 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 23.75। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बस ध्यान रखना आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है इसको, पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर उसके बाद उससे मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए कि दशमलव क्या होगा। तो बच्चे जब आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो आपको 20 प्लस 9 कितना हो गया आपका 29, जहां से ये डिवाइड में 10 100 शुरू होता है वहां से हमें लगाना है डेसिमल, 4 के नीचे है 10 तो 0.4, और 1 के नीचे 100 तो 1, तो 29.41 आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 12 लीटर और 545 मिलीलीटर इनमें से किसके बराबर होगा, हमें ये बताना है। तो 12 लीटर प्लस 545 मिलीलीटर है, तो बच्चे 545 मिलीलीटर जो है इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 545। अब बच्चे यहाँ पे देखो ये लीटर में है और ये मिलीलीटर में है, लेकिन आपसे पूछा है आंसर सारे मिलीलीटर में, तो आपको पता है ना कि 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में आपका 1000 मिलीलीटर होता है, इसलिए 12 लीटर में आपका 12 इंटू 1000 कर देंगे और प्लस में 545, तो ये हो जाएगा आपका 12,000 प्लस 545, तो टोटल हो जाएगा 12,545 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15.646 का निकटतम सौवे का निकटतम मान क्या है। सौवे के निकटतम मान हमें बताना है। तो बच्चे जब हमें इसमें सौवे का निकटतम मान बताना है तो हमें इसमें हजारवे वाला अंक चेक करना होगा। ये देखो, ये हमारा होता है इकाई दहाई, ये होता है हमारा दसवां, ये होता है सौवा, और ये होता है हजारवा। तो अगर हमें सौवे के निकट बताना है तो हमें हजारवीं संख्या देखनी पड़ेगी। ये जो हजारवीं संख्या हमारी 6 है, इसको हम तुलना करेंगे कि 5 से बड़ी है छोटी, या फिर 5 के बराबर। तो हमने जब 6 को चेक किया तो हमें पता चला 6 तो 5 से बड़ा है, तो अगर ये 6 5 से बड़े होते हैं तो ऐसी कंडीशन में इस वाली संख्या को हटा देते हैं और ये संख्या हो जाती है हमारी 15.6, और इससे जो जस्ट बगल की संख्या उसमें एक प्लस कर देते हैं, तो उसका जो 100 के निकटतम सौवे के निकटतम मान आएगा वो 15.65 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अब आपके मन में होगा कि सर अगर छोटी होती तो क्या करते। मान लीजिए संख्या आपकी होती 15.6
6 4 3, तो ऐसी कंडीशन में हम जब 3 को तुलना करते हैं कि 3 जो है वो तो हमारा छोटा है 5 से, तो ऐसी कंडीशन में इसको बस हटा देते और यही हमारा आंसर हो जाता 15.64। और अगर ये 5 के बराबर होती, मान लीजिए संख्या आती 15.645, तो ऐसी कंडीशन में आपको 5 की तुलना करते हैं। जब 5 5 के बराबर होता है तो यही वाला रूल फॉलो किया जाता है, यानी कि इसको हटा देते, इसमें एक प्लस कर देते तो 15.65 हो जाता। क्लियर बच्चे? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। फिर से अगला देखिए आप क्वेश्चन अब, एक अधिक कोण की माप कितनी होती है? अधिक कोण, देखो अधिक कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 90 से तो बड़ा होता है, जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, उसको हम अधिक कोण कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात देखें अधिक कोण की, तो 90 से अधिक किंतु 180 से छोटा, इसको हम अधिक कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 240 रुपए है और लाभ है उसका 20%, तो विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा? तो बच्चे ध्यान रखना, अगर हमारा लाभ 20% है तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो हमारा 100% रहेगा, और अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य हमारा 120% होगा। और अगर हम यहाँ पे लाभ की बात करें तो लाभ 20% है, और ये जो 20% लाभ है किसके बराबर है? 240 के बराबर है। तो अगर 20% 240 के बराबर है तो ऐसी कंडीशन में 1% हमारा हो जाएगा 240/20 के बराबर। काटेंगे इसको तो 1% बराबर आपका 12 रुपए के बराबर है। यहीं पर बच्चे 1% आपका 12 रुपए के बराबर है। आपसे क्या पूछा है? विक्रय मूल्य बताओ, और विक्रय मूल्य क्या था आपका? 120% था। तो 1% आपके 12 के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में 120% आपका बराबर हो जाएगा 12 गुणा 120। हम इसकी गुणा करेंगे, 12 और 12 आपका 144 और साथ में जीरो, तो इसका 1440 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपको अगर क्रय मूल्य पूछा जाता तो आप इसमें 100 से गुणा कर देते, क्योंकि क्रय मूल्य को हम 100% मानते हैं। विक्रय मूल्य को जो भी हमारा लाभ प्रतिशत होता है 100 में उतना ही जोड़ देते। अगर यहाँ पे लाभ की जगह हानि कहता कि भाई इसका जो लॉस है वो 10% हुआ, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा विक्रय मूल्य हो जाता वो हमारा 90% ही रह जाता। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखिए, एक पानी की टंकी की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई उसमें हमें दी गई है, और लंबाई है 11 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर, ऊंचाई है 9 मीटर। यह टंकी पानी से 6 मीटर ऊंचाई तक भरी हुई है, तो कितना भाग खाली होगा? तो ऐसी कंडीशन में हमें पूरा एल वो इसका आयतन नहीं निकालना, हमें देखना है टंकी की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? टोटल 9 मीटर ऊंचाई थी। भरा हुआ कितना है? ये 6 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है, 6 मीटर तक ये भरा हुआ है, तो खाली कितना हुआ भैया? खाली हुआ 3 मीटर। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कितना भाग खाली है, तो बच्चे 3 मीटर खाली है। किसका? पूरी टंकी का। और पूरी टंकी कितनी है? 9 मीटर की है, तो 3 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो इस टंकी का 1/3 भाग हमारा अभी भी खाली है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इतने सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, कहीं कहीं क्वेश्चन थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक अगर आप अच्छे से उसको समझ के करोगे तो पेपर में 100% राइट करके आओगे, और जब आप सही करोगे तभी आपका सिलेक्शन संभव है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैथ वाला पार्ट ही है। अगर यहाँ पे आप पूरे 20 सवाल सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रीजनिंग तो मैक्सिमम 100% सही ही चली जाती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।